हरियाणा में बहुत जल्द सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के इलेक्शंस होने वाले हैं और इसको लेकर क्या तैयारियां की जा रही हैं, इसके बारे में बातचीत करेंगे। क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों में देखा गया कि ये जो इलेक्शन होनी है इसको लेकर वोट बनवाई जा रही है और उसकी जो समय है, उसकी जो तिथि है वो लगातार बढ़ाई जा रही है। और कब तक ये बढ़ाते रहेंगे और उसके बाद कब इलेक्शन होने हैं और क्या कुछ खास रहेगा, क्योंकि पिछले दिनों में अगर देखा जाए तो अलग हुई थी हरियाणा गुरुद्वारा सिख मैनेजमेंट कमेटी SGPC से। तो किस तरह से संभालेंगे हरियाणा की कमांड, बातचीत करेंगे। हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी हैं HSGMC के, बातचीत करते हैं। रमनीक मान हमारे साथ है। मान साहब, किस तरह से देखते हैं इसे कि एक अलग कमेटी बनाई गई हरियाणा की, SGPC से अलग किया गया इसे, तब बहुत सारे सवाल उठे थे। अब इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो चल रहा है, वोट बनवाई जा रही है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। हरसिमरत जी, ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਤੇ बहुत बहुत जी आए हो। देखिए क्या है कि ये एक कानूनी प्रक्रिया है, एक लीगल प्रोसेस है। एक्ट बना 2014 में, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया 20 सितंबर 2022 को। उसके बाद दिसंबर में 2 दिसंबर को एडॉक कमेटी नॉमिनेट हुई। एडॉक कमेटी के इलेक्शंस होते हैं 22 दिसंबर को और उसके बाद ऑफिस बेयर्स आते हैं। तो हमारा काम है, जो नॉमिनेटेड कमेटी है उससे इलेक्टेड कमेटी का ट्रांजिशन जो पीरियड है उसके अंदर जो भी सेवा संभाला, जो भी सुचज्जे ढंग नाल असीं गुरु घरां दी सेवा करनी है वो हमने करनी है। दैट्स व्हाट वी डू। और जहाँ तक इलेक्शन के प्रोसेस का सवाल है, तो हरियाणा गुरुद्वारा इलेक्शन कमीशन है जिसके चेयरमैन साबका जज हैं न्यायमूर्ति HS भल्ला साहब। तो ही इज़ हेडिंग, वो इस गुरुद्वारा कमीशन को हेड कर रहे हैं। उसी के तहत वोटर फॉर्म्स आए, वोट्स बने, फिर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आया और अब 15 नवंबर को जो लास्ट डेट थी सबमिशन ऑफ फॉर्म्स की, उसकी एक्सपायरी के बाद अब इलेक्टोरल रूल्स बनने का प्रोसेस आया, उसमें ऑब्जेक्शंस आएंगी और फाइनल जब लिस्ट बन जाएगी तो 17 जनवरी के बाद मेरे ख्याल है फरवरी समटाइम्स इलेक्शंस हो जाने चाहिए। और इलेक्शंस करवाना सरकार का प्रोरोगेटिव है, हमने तो ये ट्रांजिशन पीरियड में काम संभालना है। वी आर एन एडॉक कमेटी। जी, रमनीक जी, किस तरह से काम करेगी ये जो मैनेजमेंट कमेटी है, या फिर मैं यूँ कहूँ कि SGPC से काफ़ी कुछ जो है उनके साथ इकट्ठा रहे हैं तो उनसे भी बहुत कुछ सीखा होगा, या उनकी तरह पे उसी की तर्ज पर काम किया जाएगा या कुछ अलग ढर्रा सोचा है? देखिए, कुछ प्रोसीजर्स हैं, कुछ प्रोसेसेस हैं जो पिछले 100 साल में ले डाउन हुए हैं। उनके अंदर कुछ रेटिविज्म ज़्यादा था, तो उस रेटिविज्म को हटा के प्रोसेसेस को स्मूथ किया, स्ट्रीमलाइन किया। सैंक्शंस हैं उनको थोड़ा सा सहज किया है काम को। और 5 आयाम जो हैं, क्योंकि हम एक धार्मिक संस्था होने के नाते हम एक सामाजिक संस्था भी हैं, तो समाज भी हमारे साथ बहुत जुड़ा हुआ है। तो 20 लाख के करीब सिख हरियाणा में बसते हैं और ऐसे ही 52 गुरु घर जो वो जो नोटिफाइड हैं शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 के अंदर, उनकी सेवा हमारे पास है। तो उस नाते से पहला हमारा जो टीचा है वो है धर्म प्रचार, दूसरा हेल्थ केयर, एजुकेशन, स्पोर्ट्स और एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये 5 चीज़ों को हम अपना बेस मान के और उसकी दिशा में हम काम कर रहे हैं, जिसमें धर्म प्रचार तो है ही है, धर्म का प्रचार प्रसार करना। एजुकेशन है, तो जो हमारे पास 3 स्कूल और 2 कॉलेज हैं, आपको हर्ष होगा जान के कि बहुत ही जल्द हमारे 2 स्कूल ऐसे हैं कपाल मोचन में और कैथल में, जिनकी CBSE एफिलिएशन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बहुत जल्दी आ जाएगी। बहुत लंबे समय से लंबित थी और उसके ऊपर अगर पहले फोकस किया जाता तो शायद पहले भी CBSE एफिलिएशन आ जाती और हमारे बच्चों को जो क्वालिटी एजुकेशन है, NEP जो नई आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसके तहत हम बच्चों को अब अपने एजुकेट कर पाएंगे। 2 कॉलेजेस हैं, 2 कॉलेजेस के अंदर भी कुछ डिपार्टमेंट्स ऐड होने हैं, कुछ उनके फंड्स की रिक्वायरमेंट्स थी। हैरत की बात है कि पंजोखरा साहब में गुरु हरकृष्ण साहब खालसा कॉलेज है, उसके टीचर्स को 6 महीने की सैलरीज पेंडिंग थी, जो 6 महीने से तनख्वाह ही SGPC ने रिलीज़ नहीं की थी। हमने आने के बाद अब उनकी सैलरीज रिलीज़ करी है। तो जब एक टीचर को उसका हक मिलता है तो बच्चों को एजुकेशन भी अच्छी इम्पार्ट होती है। तीसरा हमारा स्पोर्ट्स के ऊपर है। हम नाडा साहब के अंदर 2 बास्केटबॉल कोर्ट, 2 वॉलीबॉल कोर्ट, 2 लॉन टेनिस कोर्ट, 2 क्रिकेट की पिचेस और टेबल टेनिस का वहाँ पे हम एक सेटअप बना रहे हैं। हम कर रहे हैं प्रयास कि स्पोर्ट्स के साथ भी बच्चों को जोड़ा जाए। उसके बाद आ गया जी आपका एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स के लिए, और जहाँ पे हमारे बच्चे समाज में जब जाते हैं एजुकेशन के बाद, वो एम्प्लॉयबल भी हों और वो एंटरप्रेन्योरल भी हों, अपना बिजनेस करना चाहें, अपना काम करें। और अगर कोई खेती बाड़ी से जुड़ा है तो नवीनीकरण कैसे हो सकता है, हाउ कैन दे प्रॉफिट मोर फ्रॉम एग्रीकल्चर, या बच्चे किस तरीके से
मेन स्ट्रीम में आके अपने आप को पैरों पे खड़ा करें, अपनी कौम को मजबूत करें। तो ये 5 चीज़ों को हम लेके काम कर रहे हैं जी वर्किंग। रमनीक जी, आपने हाल ही में बात की कि टीचर्स की सैलरी पेंडिंग थी, ऐसे और भी कई चीज़ें देखने को मिली थी क्योंकि जब एसजीपीसी के अंडर था सारा कुछ तो बहुत सारे जो हायरिंग्स थी वो उनके द्वारा की गई थी। तो जब अब कमेटी हरियाणा की अलग से बन गई है तो ये सारी जो हायरिंग्स हैं उनका क्या किया गया है? क्या वो रखी गई हैं? क्या सिर्फ उनमें हरियाणा के ही लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे? किस तरह से इसको मैनेज किया जाएगा? इसमें हमने क्या किया था कि जिस वक्त हमने ये प्रोसेस टेक ओवर का शुरू किया, जनवरी एंड से लेके फरवरी एंड तक, अभी 1 महीने के लगभग हमने वी टुक दिस टास्क। तो हमने कंसेंट फॉर्म लिए सबसे, जो कोई पंजाब का भी था, चाहे उसका आधार कार्ड कहीं का, उसका एड्रेस कहीं का हो, हमने डिफ्रेंशिएट नहीं किया किसी के साथ। अगर आप मौजूदा एम्प्लॉई हैं, चाहे आप गुरुद्वारे में हैं, चाहे आप विधिक इदारे में, कि आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में, इफ़ यू विश टू कंटिन्यू वी विल अलाउ यू टू कंटिन्यू, और हम आपके साथ कोई बायस नहीं करेंगे, कोई भेदभाव नहीं करेंगे, यू आर वेलकम टू कंटिन्यू। और वैसे ही हुआ, बहुत सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने अपना, बल्कि तकरीबन 100% लोगों ने अपना कंसेंट दिया। कुछ रह गए थे तो उन्होंने फिर अभी डिमांड की कि हम हरियाणा में आना चाहते हैं, यहाँ पे सैलरीज अच्छी दे रहे हैं, यहाँ पे ग्रेड्स अच्छे दे रहे हैं, यहाँ पे प्रमोशंस टाइम पे मिल रही हैं। देयर आर जो डिज़र्विंग लोग हैं जिनकी 24-24 साल से प्रमोशंस रुकी हुई थी क्योंकि उनके पास सिफारिशें नहीं थी, तो उनकी प्रमोशंस भी हुई हैं। हम लोगों ने जस्टिस किया, हम लोगों ने न्याय किया। ऐसा नहीं है कि आपके पास क्योंकि अगर कोई सिफारिश है, देखिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का, माफ़ करना, आई डोंट वांट टू बी अ क्रिटिक, बाज़ दफ़ा फेल होने का कारण ये होता है कि आप जो टीचर्स को, एजुकेटर्स को जो आप भर्ती करते हैं वो सिफारिश पे होते हैं और वो योग्यता के आधार पे नहीं होते। अगर योग्य व्यक्ति को आप काम देंगे तो आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे। तो एक बार इंटरनल असेसमेंट करनी ज़रूरी है उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को जो नहीं चल पा रहे, और उन एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को जिनकी एफिलिएशंस जो हैं वो एक नेशनल बॉडी है, सीबीएसई से नहीं है, तो वो तो उधर भी उनको देखना चाहिए। हम तो कर ही रहे हैं। बिल्कुल। रमनीक जी, ये भी जानना चाहेंगे, एसजीपीसी के प्रधान रही हैं बीबी जगीर कौर, उनका ये दावा रहा है कि उनका जो प्रधान निकलता था एसजीपीसी का वो लिफाफे में से निकलता था, जो एचएसजीएमसी से क्या माना जाए? नहीं नहीं, दिस इट्स अ 100% डेमोक्रेटिक सेटअप। एक बार इलेक्शन हो जाए और जिसके पक्ष में संख्या होगी और जिसको मेजॉरिटी मेंबर सपोर्ट करेंगे वो प्रधान भी बनेंगे। तो यहाँ पे ऐसा कोई इंटरफेरेंस गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, या ऐसा कोई इंटरफेरेंस किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से या किसी परिवार की तरफ से नहीं है। कोई सरनेम नहीं चलाती, कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई सरकार नहीं चलाती। इट्स एन ऑटोनोमस बॉडी, वी आर वर्किंग ऑटोनोमसली। हमारे पास कभी आज तक फ़ोन नहीं आया कि इसका ये कर दो, उसका वो कर दो। इट्स नेवर हैपेंड। क्या किसी तरह का कोई राजनीतिक पक्ष या दबाव तो नहीं रहेगा, क्योंकि हमेशा से मैंने, हमारे पास आज तक तो मेरे पास कोई फ़ोन नहीं आया किसी राजनेता का या किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर का। अब मतलब कई बार आ जाता है कि जी इनको आप देख लीजिए, इनको भर्ती कर सकते हैं। योग्यता के आधार पर बनता हो तो इंटरव्यू में तो हो जाता है, नहीं होता तो नहीं होता। सर, जो इलेक्शन प्रोसेस रहेगा, अभी वोट प्रोसेस चल रहा है, तो उसमें किस तरह से जो लोग हैं उनको क्या क्या चीज़ें मैंडेटरी रखी गई हैं? जैसे कि हमने देखा कि उसमें एक कॉलम ये था कि उसमें कोई व्यक्ति जो है वो जर्दा खाता हुआ नहीं होना चाहिए, या किसी के जो केश हैं वो कटवाए हुए नहीं होने चाहिए। तो क्या क्या नॉर्म्स जो हैं वो पालन करने पड़ेंगे? सिंपल सा है, सिख रहत मर्यादा है। सिख रहत मर्यादा के अंदर जो चीज़ें फॉल करती हैं, तो जो इलेक्शन लड़ने के इच्छुक हैं वो अमृता रिगोर सिख होने चाहिए, तो वहाँ पे तो क्लैरिटी आ जाती है। एवरीथिंग एल्स जो है वो फॉल्स इन लाइन। और जो वोटर हैं वो अपने दाढ़ी के, सिर के केस कत्ल ना कराते हो, मतलब किसी भी प्रकार से अपने शरीर का कोई भी केस कत्ल ना कराते हो, नंबर 1। नंबर 2, किसी प्रकार का नशा ना करते हो, गुटखा, जर्दा, बीड़ी, अफीम, तंबाकू, कोई किसी भी किस्म का नशा ना करते हो, कुट्ठा मीट यानी कि हलाल मीट ना खाते हो, और 10 गुरु साहिबान में और गुरु ग्रंथ साहब के अंदर अपना आस्था रखते हो, कीदा रखते हो, और उनके अलावा 10 गुरुओं के अलावा कोई और गुरु ना हो, कोई और धर्म ना हो, बस इतनी सी। बहुत सारे लोग जो हैं, या मैं नौजवान कहूँ कि वो विदेशों की तरफ रुख कर गए हैं, तो क्या उनके भी वोट बनवाए जा रहे हैं? देखिए, आपको डोमिसाइल ऑफ रहना होना लाजमी है, और आपको केसधारी गुरसिख होना लाजमी है, और अगर आप यहाँ पे हैं और आप अपना फ्रेंचाइज यूज़ करना चाहते हैं, यू कैन डू इट, पर आपके पास यहाँ के आधार कार्ड, वोटर कार्ड इंडिया का होना चाहिए। ड्यूल सिटीजन हो, कोई बाहरले मुल्क में ऑलरेडी सिटीजन हो, वो नहीं वोट कर सकते। और कन्वर्जन के ऊपर आपका क्या कहना है? क्योंकि पंजाब में देखा जाए तो ये बड़े स्तर पर हुआ है, और अभी हरियाणा में इसको लेकर के क्या तैयारियां की जा रही हैं कि ऐसा ना हो? देखिए, हरियाणा में ऐसी दिक्कत है नहीं, और
ख़ास तौर पे सिख कौम के अंदर कन्वर्जन रेट आपको नहीं मिलेगा, नदारत है। जहाँ पे आप पंजाब की बात करते हैं, इट इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम इन पंजाब, और ये इस चीज़ को एड्रेस करना चाहिए, और इसका उत्तर जो है मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं आंसरेबिलिटी भी जो है वो फिक्स करनी पड़ेगी जथेदार श्री अकाल तख्त साहब को, कि इसके लिए SGPC रिस्पॉन्सिबल है, राजनीतिक दल रिस्पॉन्सिबल है, कौन वो लोग हैं जो इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल हैं, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी चाहिए कि अगर आप अपनी कौम के लोगों को, जैसे मैंने आपको 5 आयाम बताए कि धर्म प्रचार है, हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, स्पोर्ट्स है, एंटरप्रेन्योरशिप, अगर आप इन 5 आयामों के ऊपर फोकस करेंगे तो क्यों कोई किसी प्रलोभन में जाएगा, क्यों कोई दूसरी तरफ जाएगा। और तीसरा, अगर आप कोई बायस ना रखें, अगर आप, जैसे गुरु गोबिंद साहब सच्चे पातशाह दसम पिता की परिकल्पना थी कि सिख विल बी अ कास्टलैस सोसाइटी, हम जातिवाद में विश्वास नहीं करते, जेड़ा जाति की गल करता वो तनखैया होंदा। सो अगर आप उन नियमों पे सीधे उतरेंगे, और जो हमारे में वी बिलीव इन द शहर ऑफ बेगमपुरा, जेकर उस तरीके नाल तुसी सियासत करोगे, उस तरीके नाल तुसी अगर अपनी राज नूं चलाओगे, फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी, दैन देयर विल बी नो प्रॉब्लम। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋਣ, ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਦਾਇਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਦਾਇਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਓ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਫਿੰਗਰ ਐਂਡ ਟੈਲ ਕਿ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਖੁਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। They have to fix responsibility. आखिरी सवाल मैं आपसे लूँगी कि बेअदबी की घटनाएं जो हैं वो काफ़ी देखने को मिल रही हैं, पंजाब में भी हैं, हरियाणा में भी कुछ एक देखने को मिली, और एक चीज़ जो मेन हुई, गुल्लक को ताले लगा दिए जाते हैं। तो कहना है कि ये जो सारे धर्म के ऊपर है बात है, या हरियाणा गुरुद्वारा कमेटी हो गई या सिख गुरुद्वारा कमेटी हो गई, तो कहीं ना कहीं ये गुल्लक के लिए आपस में विवाद है इनका, तो उसे किस तरह से देखते हैं? देखो जी, 2 गल्लां ने। पहली गल तो ये है कि जिथे तक गुल्लक का सवाल है, गुल्लक गुरु दी है, उस च जो भी माया संगत पाती है वो गुरु की अमानत है। वो ना तो मेरा पैसा है, ना वो कमेटी का पैसा है, ना ही वो शिरोमणि कमेटी का पैसा है पंजाब में, ना वो दिल्ली कमेटी का पैसा है दिल्ली में। ये पैसा गुरु की अमानत है, और ये गुरुद्वारों की डेवलपमेंट के लिए, कौम की डेवलपमेंट के लिए, हर किस्म से संगत के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल में लाना चाहिए। उसके लिए आपको चेक्स एंड बैलेंसेस इन प्लेस हैं। जितने भी हरियाणा गुरुद्वारा कमेटी के अधीन गुरुद्वारे आते हैं, गुल्लकों की काउंटिंग जो है वो इन कैमरा होती है, कैमरे लगते हैं, प्रोसीजर्स आर इन प्लेस। ये बात मैं आपको अश्योर कर दूं कि गुल्लक में से 1 से लेके 100 रुपये कुछ भी चोरी नहीं हो सकता, गुल्लक में चोरी नहीं हो सकती, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, जस्ट नॉट पॉसिबल। और गुल्लक नूं ताला मारना तो देखो जरूरी है। गुल्लकां चोरी भी हुई पास च, ताले भी टुटे, लोकी जिथे नहीं सिस्टम्स इन प्लेस होंदे उत्थे दिक्कत भी आउंदी है। सो गुल्लक नूं ताला मारन दा कोई, मेरा ख्याल है कोई गलत नहीं है। ताला भी लगदा, शीलां भी लगदियां, शीलां दे उत्ते नंबर भी होंदे, मोहरां भी लगदियां, होता पर है। इसके पीछे भी लड़ाई हो जाती है कई जगह पर, ऐसी भी घटनाएं सामने आई हैं। कुरुक्षेत्र की अभी बात हुई, अभी कुछ दिन पहले पंजाब में भी एक ऐसा केस देखने को मिला था, जब मैं बता रही हूँ आपको, जब HSGMC इसमें आई थी, बिल्कुल होंद में ही आई थी, शुरुआत हुई थी इसकी, तो इसको लेकर के भी अम्बाला में जो गुरुद्वारा है वहाँ पर भी थोड़ी खींचतान देखने को मिली, नाडा साहिब में भी देखने को मिली। तो इससे निपटने के क्या तरीके हैं? जी, यू आर फैक्चुअली रॉन्ग। कारण ये है कि ना अंबाले 'ਚ कोई प्रॉब्लम आई, ना नाडा साहब 'ਚ कोई प्रॉब्लम आई। नाडा साहब ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਲਿੰਗਲੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਮੇਤ ਲਿਖਤ 'ਚ ਕੰਸੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ मैनेजमेंट कमेटी ਦੇ अधीन काम करने को तैयार है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ कि हमने पहले कंसेंट फॉर्म लिया है, उसके बाद हमने सेवा संभाली है। तो यहाँ पे तो कोई खींचतान नहीं थी, कोई खींचतान नहीं थी। और हमने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री अमृतसर साहब, क्योंकि चाबियों का सेट वहाँ पे होता है, वहाँ से इंस्पेक्टर आता है गोलक खोलने के लिए, अभी भी यही प्रोसीजर है। हमारा हेड ऑफिस कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र से इंस्पेक्टर आता है, उसके पास चाबियों का सेट होता है, वही खोलते हैं। हमने इनको बार बार रिक्वेस्ट की कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आ गए हैं, आपकी रिव्यू पिटीशन खारिज हो गई है, आप आइए, आके आप प्यार से हैंड ओवर कर दीजिए प्रशासन को, हमारे पास आप सेवा दे दीजिए। वो नहीं आए तो वी हैड टू डू, अब तो हमने करना ही था। बेअदबी का जो सवाल है मेरा वो रह गया है कि बहुत सारे केसेस देखने को मिल रहे हैं। हाल ही में एक जगह घटना हुई, वहाँ पर एक छोटा बच्चा जो है उसके द्वारा बेअदबी की घटना को अंजाम दिया गया है, और बहुत सारे केसेस में ये भी सुनने को आता है कि मानसिक रूप से परेशान थे। तो आपको लगता है कि मानसिक रूप से परेशान व्यक्ति ही ऐसा काम कर सकते हैं? अब देखो, बेअदबी
ਦੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਾਯੋਗ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੱਚਾਈ, ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਗਤ, ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਜਿਹੜੇ ਲੀਗਲ ਲੇ ਡਾਊਨ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਮੈਂਟਲੀ ਡਿਰੇਂਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਨ ਦੀ ਗਾਰਬ ਆਫ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਸਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਹ ਪਲੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਂਟਲੀ ਇਲ ਹੋਏ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਰ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਣ, ਔਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣੀ चाਹੀਦੀ है। बातचीत करने के लिए ये थे हमारे साथ हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी से जनरल सेक्रेटरी रमनीक मान, जिन्होंने बहुत ही सहजता के साथ बहुत सारे मुद्दों पर हमसे बात की है और वोटिंग को लेकर खास तौर पर बताया है कि इसकी जो तैयारियां हैं पिछले काफ़ी समय से चल रही हैं और फरवरी में हो सकता है कि जो इलेक्शन हैं वो हो जाएंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि नई कमेटी जो है अब हरियाणा में बनी है और इसको लेकर के काफ़ी तैयारियाँ जो हैं वो हरियाणा में भी की जा रही हैं और सिखों के लिए एक नई जो पहल है वो भी की गई है कि 5 तरह के आयाम बताए गए हैं कि उसके ऊपर फोकस किया जाएगा ताकि उनका भी पूर्ण रूप से विकास हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज के साथ खबरें अभी तक के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरत।